हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस यूनिट का लास्ट चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस यूनिट में हम बाकी जो दो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, विच इज़ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेकेंड हमने बायोमॉलिक्यूल्स अभी रिसेंटली ख़त्म किया है। अब हम सेल और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर हम बात करें सेल साइकिल की और सेल डिवीजन की, तो बेटा कोई भी सेल जब डिवाइड करना चाहता है, मतलब अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है, तब उसको एक साइकिल परफॉर्म करनी पड़ती है, जिस साइकिल का नाम क्या है, सेल साइकिल। और इसी सेल साइकिल के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर इस सेल साइकिल का पार्ट होता है सेल डिवीजन। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि सेल ने सोचा कि मेरे को डिवाइड करना है और सेल सीधा ही डिवाइड कर जाएगा। आंसर इज नो। सेल सबसे पहले प्रिपेयर करेगा, क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए। उसके बाद सेल क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा, और तब जाके ये सेल बेटा दो सेल्स में बटेगा, और ये जो दो सेल्स बने इस सेल से, दीज विल बी कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। क्या बोलेंगे इनको हम, डॉटर सेल्स बोलेंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हो क्या रहा है, अगर कोई भी सेल ने सोचा कि मुझे डिवाइड करना है, तो कुछ इवेंट्स हैं बेटा जो उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिसके बिना वो डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो सेल को डिवाइड करने से पहले सेल को डिवीजन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसकी प्रिपरेशन करी जाती है। तो माइक्रोस्कोप में आप सेल को देख रहे हो, वो डिवाइड होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर वो प्रोसेसेस चल रही हैं जो चाहिए क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो पहले तो ये बात बचाओ कि सेल सीधा कभी डिवाइड नहीं करेगा। सेल पहले प्रिपेयर करेगा कि मैं डिवाइड करूं, उसके बाद क्या होगा, डिवीजन होगा, और माइक्रोस्कोप में आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, तो कभी भी सेल ने डिवाइड करने का सोचा तो सेल एक प्रोसेस है जो करेगा, विच इज डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब यहां पे डीएनए का क्या हो जाएगा बेटा, डबलिंग। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा सेल के अंदर। फिर आपको ये जो सेल दिख रहा है, आप चेक करो यहाँ पे कि ये जो रेड वाला क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, जो कि डीएनए का ही पार्ट है, डीएनए का ही बना हुआ है, जो रेड वाला क्रोमोसोम दिख रहा है, इसकी भी दो आर्म्स हो गई। ठीक है, इसका मतलब इसमें डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, और ब्लू वाले में भी डीएनए का कंटेंट डबल हो गया। ठीक है, अब डीएनए का कंटेंट डबल करना क्यों जरूरी है, तो ये तो सोचना बहुत आसान है कि भाई एक सेल से दो सेल बनने हैं। तो अब आप खुद सोचो ना, अब आपको डीएनए भी तो डबल करना पड़ेगा, तभी तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आप डीएनए को डबल करते हो। तो कोई से भी टाइप की सेल डिवीजन आप पढ़ोगे, इस चैप्टर में दो टाइप की पढ़नी है आपको, आगे देखेंगे। कोई से भी टाइप की सेल डिवीजन पढ़ोगे, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर सबसे पहले डीएनए को रेप्लिकेट कराना पड़ेगा, डीएनए के अमाउंट को डबल करना पड़ेगा आपको। तब जाकर आपको क्या मिलेंगे, दो सेल्स जो मिलेंगे उनके अंदर डीएनए का अमाउंट इक्वल मिलेगा। तो कोई भी सेल डिवाइड करने से पहले अपने अंदर के डीएनए के अमाउंट को डबल करता है। फिर क्या करता है, फिर ये सेल डीएनए को बांट लेता है आपस में। फिर ये सेल क्या होगा, बट जाएगा दो डॉटर सेल्स के अंदर। इनके अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल सेल की, जिसमें क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, पेयर में क्यों है बेटा, ये रेड वाला ब्लू वाले का साथी है, तो इसको हम पेयर्ड क्रोमोसोम, जैसे ही अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, तो ह्यूमन सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, पेयर्स। ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम वाले सेल को कहते हैं हम 2n, या फिर इसको बोला जाता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब इफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्ड, पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल को क्या, डिप्लॉइड। ठीक है, और डिप्लॉइड सेल में जो डीएनए का कंटेंट हम मानते हैं, वो मानते हैं 2c। तो डीएनए का कंटेंट कितना है इसके अंदर, 2c। आफ्टर रेप्लिकेशन डीएनए का कंटेंट कितना हो जाएगा, डीएनए का कंटेंट हो जाएगा 4c। ठीक है, तो डीएनए के कंटेंट को नापने के लिए हम c यूज करते हैं, और कहीं पे भी n 2n ऐसा लिखा हो तो वो क्रोमोसोम के नंबर के लिए लिखा जाता है। मैं आने वाली स्लाइड्स में ये चीज आपको क्लियर कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सेल ने डिवाइड किया तो सीधा डिवाइड करना शुरू कर देगा आपको माइक्रोस्कोप में, या फिर पहले सेल प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर करेगा। ठीक है, और वो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड होने के लिए, और सेल एक्चुअली डिवाइड होता है, मतलब ये सोचने से लेकर कि सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होने तक जितने भी इवेंट्स परफॉर्म हुए, उस पूरे इवेंट्स को हम सेल साइकिल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन अभी आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक कुछ बातें एनसीईआरटी ने लिखी हुई हैं, वो मैं आपके सामने रीड कर देता हूं, क्योंकि इनके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वी हैव टू बी श्योर कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है। तो देखो जरा, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, ठीक है, विद ईच पेरेंट सेल्स गिविंग राइज टू
टू डॉटर सेल्स, ठीक है। जितने भी सेल हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप सेल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी कह सकते हो। देखो इतनी ब्यूटीफुल साइंस है बायोलॉजी, जहाँ पे तीन चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, एक सेल के लिए तीन चीज़ें बोल रहा हूँ, तीनों का मतलब सेम है। मैंने बोला एक सिंगल सेल ने रिप्रोड्यूस किया, मतलब उसने एक से दो डॉटर सेल बनाए, ठीक है। मैंने बोला सेल ने मल्टीप्लाई किया, मतलब उसने एक से दो डॉटर सेल बनाए। मैंने बोला सेल ने डिवाइड किया, मतलब उसने एक से दो डॉटर सेल बनाए। समझ गए? पूछो किसी मैथमेटिशियन से जाके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेम बात है क्या, वो बोलेगा नहीं भाई पागल हो तुम, सेम बात कैसे है? लेकिन यहाँ पे सेम बात है, ठीक है। यहाँ पे जब हम सेल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो सेल डिवीजन और सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल अपने नंबर में मल्टीप्लाई होता है खुद डिवाइड होकर, ठीक है, इसलिए दोनों बात सेम है। तो देखो ईच टाइम दे डिवाइड, तो ये बोल रहा है कि सेल जब भी डिवाइड करेगा वो दो डॉटर सेल बना के देगा आपको, ठीक है, दो डॉटर सेल बनाएगा। ड्यूरिंग दिस डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। तो याद रखना है इसके दौरान डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा और सेल ग्रो भी करेगा। एक्चुअल में सेल का साइज बढ़ जाता है। कभी भी सेल ने सोचा कि भाई मेरे को डिवाइड करना है तो होगा क्या, सेल का ओवरऑल साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि सेल का जब साइज बढ़ता है ना, तो इस वजह से सेल का जो न्यूक्लियस है इस टू सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये रेशो चेंज हो जाती है, ठीक है। ये रेशो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस रेशो के चेंज होने की वजह से क्या होने लगता है बेटा, ये सेल को डिवाइड होना पड़ता है, ठीक है। एक जगह पे आपके एनसीईआरटी में लिखा है, माइटोसिस में मैं वहीं पे रीड करा दूंगा, लेकिन वहाँ ये लिखा है कि सेल माइटोसिस कब करता है, जब सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है, और साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशो जब चेंज होता है तब जाके सेल डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल दीज प्रोसेसेस इट मीन्स सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस हैव टू टेक्स प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि कभी भी सेल डीएनए डिवाइड कर जाएगा, नहीं। सेल ग्रो करेगा, उसी के साथ साथ डीएनए डिवाइड करेगा, उसी के साथ साथ फिर बाद में क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये सीक्वेंस एक पर्टिकुलर मैनर में ही आना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए ये, ठीक है, ताकि क्या हो पाए, आपका करेक्ट डिवीजन हो पाए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोजनी सेल एंड कंटेन्स इंटैक्ट जीनोम, और प्रोजनी सेल बने और जो जीनोम रहे सेल के अंदर वो भी इंटैक्ट रहे। एनसीईआरटी की थ्योरी है, इसको डेफिनेशन की तरह याद नहीं करना है, बस आपने पढ़ लिया समझ लिया काफ़ी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेटा किस पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कोई नहीं बता रहा है इस चैप्टर में, लेकिन इसको पढ़े बिना आपसे बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आपसे एम्स वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। अच्छे क्वेश्चन अगर आपसे बन गए तो उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। टॉपिक का नाम है हाउ टू काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा तरीका बाकियों से थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ गए उसके बाद किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो बेटा, ठीक है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो आप सॉल्व कर लोगे। मैं हर एक लेवल तक की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि सर क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो इसका मतलब आपने सेल चैप्टर की न्यूक्लियस वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देखो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। बेटा एक सेल है जो अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब ये सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में है, डिवाइड नहीं कर रहा है। जब आप इसके न्यूक्लियस के अंदर झांक के देखोगे ना बेटा, तो आपको डीएनए जो फॉर्म में दिखेगा वो थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए होगी। इस फॉर्म को बोला जाता है क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को, क्रोमैटिन। व्हाट इज क्रोमैटिन, क्रोमैटिन इज अ फॉर्म ऑफ डीएनए जो कि थ्रेड लाइक होती है और न्यूक्लियस में तब दिखेगी जब आप उस सेल में देख रहे हो जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन लेट अस कंसिडर, अब इस सेल ने सोचा कि चलो भैया डिवाइड कर लेते हैं। तो जब एक सेल डिवाइड करेगा तो आप उसके डीएनए को जब देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि अब इसके अंदर आपको क्या बनते हुए दिख रहे हैं, क्रोमोसोम। क्या बनते हुए दिख रहे हैं, क्रोमोसोम। अगर ये ह्यूमन सेल है तो 23 और 23, मतलब इसके अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे। तो ये 2n सेल है कि n सेल है 2n, मतलब पेयर में प्रेजेंट है क्रोमोसोम, एक का साथी सामने वाला प्रेजेंट है। ये साथी का मतलब क्या है मैं अभी बताता हूँ। तो इसका मतलब आपको डीएनए जिस फॉर्म में दिखेगा इसके अंदर, उस फॉर्म ऑफ डीएनए को बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम सिर्फ कब दिखेगा, कौन से सेल में, डिवाइडिंग सेल में।
ऐसा सेल जो डिवीजन कर रहा है क्रोमोसोम सिर्फ उसमें दिखेंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें थ्रेड लाइक फॉर्म दिख रही है और डिवाइडिंग सेल के अंदर क्रोमोसोम दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्रोमोसोम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी जल्दी से सुन लो बेटा। अगर मैं पूछूँ थ्रेड लाइक फॉर्म और क्रोमोसोम इनमें से सिमेट्रिकल कौन सा है? अगर आपको डीएनए को इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है, इक्वली डिवाइड करना है, तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर आपको सिमेट्री प्रोवाइड करेगा? कौन सा स्ट्रक्चर है जो सिमेट्री प्रोवाइड कर सकता है? तो सिमेट्री प्रोवाइड करेगा क्रोमोसोम। इसीलिए क्रोमोसोम बनते हैं। डीएनए क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने के बाद सिमेट्री मिलेगी आपको, जिसकी वजह से डीएनए इक्वली डिवाइड हो पाएगा दो डॉटर सेल में। अरे आपको सेल्स को डिवाइड करना है ना बेटा, इक्वल बांटना है, तो डीएनए भी तो इक्वल बांटना पड़ेगा। आप चाहोगे कि एक सेल के अंदर ज़्यादा डीएनए चला जाए, दूसरे में कम चला जाए? दोनों ही में ही दिक्कत है। ज़्यादा चला जाए तो भी दिक्कत है, कम चला जाए तो भी दिक्कत है। इसलिए इक्वल बांटने के लिए आपको सिमेट्री चाहिए। समझने के लिए आप ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हो कि मैंने आपको एक क्ले का टुकड़ा दिया, एकदम रैंडम शेप का कोई टुकड़ा दिया, बोला बेटा इस क्ले के टुकड़े को आधा आधा बांटो, क्योंकि हम दोनों खेल रहे हैं, ठीक है, हम दोनों को खेलना है और हम में लड़ाई हो गई कि क्ले इक्वल जानी चाहिए दोनों पे। तो क्या करोगे आप? एक समझदार बच्चा जैसे कि आप क्या करोगे, इस क्ले के टुकड़े को एक सिमेट्रिकल शेप दे दोगे और फिर इस सिमेट्रिकल शेप को इक्वली काट के बांट दोगे। बोलोगे लो सर, आधा आप रखो, आधा मुझे दो, हमने इक्वली बांट लिया इस डीएनए को, ठीक है। और क्योंकि हमने इक्वली बांटा तो अब कोई भी शक नहीं है कि क्ले इक्वल बटी है। सिमिलर सेल के लिए भी है कि सेल के अंदर जो डीएनए का फॉर्म प्रेजेंट होता है दैट इज क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक फॉर्म विच इज नॉट सिमेट्रिकल। लेकिन जब भी सेल को डिवाइड करना है तो एक सिमेट्रिकल फॉर्म चाहिए डीएनए की, वो होता है क्रोमोसोम। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई कि क्रोमोसोम होता क्या है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो मैंने ऊपर भी लिखा कि सर क्रोमोसोम को काउंट कैसे किया जाएगा, ये कुछ बताओ कि क्रोमोसोम काउंट कब होगा सर। तो बताता हूँ। क्रोमोसोम को अगर आपको काउंट करना है तो उसको समझने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, एक क्वेश्चन समझो जरा, ठीक है। एक क्वेश्चन समझो, ये हो गया आपका एक क्रोमोसोम, ये हो गया आपका एक और क्रोमोसोम। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ए और बी में से कौन सा क्रोमोसोम है, क्या ए क्रोमोसोम है या बी क्रोमोसोम है? सोचो। तो ए भी क्रोमोसोम है बेटा और बी भी क्रोमोसोम है, पॉइंट टू बी नोटेड। ए इज ऑल्सो क्रोमोसोम, बी भी ऑल्सो क्रोमोसोम। तो सर फर्क क्या है? आप इन दोनों को ही क्रोमोसोम बोल रहे हो, तो काउंटिंग में मैं कैसे काउंट करूं? क्रोमोसोम की काउंटिंग होगी किससे? तो पॉइंट टू बी नोटेड, क्रोमोसोम को उसकी आर्म से कभी नहीं काउंट करना है। आप कभी भी आर्म से काउंट करोगे ना तो आप बोलोगे सर ये तो दो क्रोमोसोम हो गए या ये पेयर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। दोनों में फर्क क्या है बेटा? ये वो क्रोमोसोम है जो बिफोर रेप्लिकेशन है, मतलब अभी डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी एक क्रोमोसोम है। और यहां पे क्या हुआ, ये क्रोमोसोम है आफ्टर रेप्लिकेशन, मतलब इसके अंदर क्या हो चुका है, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है। मतलब आफ्टर रेप्लिकेशन कोई नई चीज नहीं हुई है। आफ्टर रेप्लिकेशन ये जो आर्म दिख रही है क्रोमोसोम की, इसी की एक और कॉपी बन जाती है इसी के साथ, और ये दोनों आर्म्स आपस में चिपक जाती हैं। मतलब यहां पे जो डीएनए प्रेजेंट होगा इसके ऊपर, इस आर्म के ऊपर, ये वाली आर्म पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट डीएनए प्रेजेंट होगा। इस बात को समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर इस पे कैपिटल टी प्रेजेंट है तो सामने वाले पे भी कैपिटल टी ही होगा, स्मॉल टी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। कैपिटल टी, हाइट कंट्रोल करने वाला जीन। अगर इस पे प्रेजेंट है बेटा क्या, कैपिटल वाई, तो इस पे भी कैपिटल वाई ही होगा, ठीक है। अगर यहां प्रेजेंट है स्मॉल ए तो इस पे भी स्मॉल ए ही होगा, ठीक है। और इन दोनों आर्म्स को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, हर एक आर्म को क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं इस आर्म को? क्रोमैटिड। तो दोनों में फर्क क्या है? ए क्या है बेटा? ए इज अ क्रोमोसोम, ए ये वाला, ए इज अ क्रोमोसोम विद वन क्रोमैटिड। ए क्रोमोसोम है वन क्रोमैटिड के साथ। एंड व्हाट इज बी? बी इज chromosome, B is also chromosome with two chromatid। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बता रहा हूं, मैंने फिर बता रहा हूं, लिख कर दे दे रहा हूं बेटा। एनसीईआरटी में पढ़ोगे नहीं मिलेगा, बहुत सारे आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि आप डेप्थ में जाके समझोगे तो ही बढ़िया समझ में आएगा और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस फर्क क्या है, ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम। तो सर अब थोड़ा सा मेरे को क्लियर कर दो कि फिर क्रोमोसोम काउंट किसको करते हैं, ये बताओ। मैं बोलूं किसको क्रोमोसोम, तो याद रखना बेटा, कभी भी क्रोमोसोम काउंट करोगे तो कमर काउंट करना। याद आ रहा है, क्रोमोसोम की कमर को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो हाउ टू काउंट अ क्रोमोसोम, हाउ टू काउंट अ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम क्रोमोसोम को काउंट करने के लिए क्या काउंट करना है? सेंट्रोमियर काउंट करो। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्रोमोसोम को काउंट करना है, क्रोमोसोम्स को काउंट करना है, तो कमर काउंट करो। कमर पे फोकस होना चाहिए बेटा, क्रोमोसोम की, ऑब्वियसली क्रोमोसोम की कमर पे। ठीक है, तो क्रोमोसोम की कमर पे काउंट होना चाहिए, मतलब सेंट्रोमियर पे आपको फोकस करना है, इधर। ठीक है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पे आके स्पिंडल फाइबर चिपकते हैं, याद है? यहाँ पे एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर। याद करो, न्यूक्लियस वाला टॉपिक नहीं पता तो याद रखना। सेंट्रोमियर पे प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज काइनेटोकोर, जहां से आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो ये भी एक क्रोमोसोम, क्यों? क्योंकि कमर दिख रही है। ये भी एक क्रोमोसोम, क्योंकि एक ही कमर दिख रही है। बस दिस इज वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड। यहाँ पे दो क्रोमैटिड क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि रेप्लीकेशन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक क्रोमैटिड क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेप्लीकेशन नहीं हुआ है। तो बिफोर डीएनए रेप्लीकेशन दिस इज सिंगल क्रोमोसोम, आफ्टर डीएनए रेप्लीकेशन इट इज सिंगल क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड्स। इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अब कुछ टर्म्स और हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, आगे जाके यूज होंगी, लेकिन मैं अभी से बता दे रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉइडी? प्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी के बेसिस पे आप इस चैप्टर में दो टाइप के सेल्स देखोगे, और भी टाइप के हो सकते हैं। एक तो सेल होता है बेटा क्या? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल। और एक होता है क्या? डिप्लॉइड सेल। अगेन मैं फिर से बता दूं, ये इस चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, अगर आपके स्कूल टीचर इस पे क्वेश्चन भी नहीं कराएंगे, लेकिन ये वाले टॉपिक के बिना आपको इस चैप्टर के बढ़िया सवाल एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे, ना ही आपको फील आएगी इस चैप्टर के अंदर। तो इसलिए अगर आपको फील लेके पढ़ना है इस चैप्टर को, तो ये टॉपिक समझते जाओ। अगर मैं बोल रहा हूँ हैप्लॉइड सेल, तो इसका मतलब एक ऐसे सेल की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स आर देयर। तो क्या बोलेंगे उसको हम? जैसे कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी सेल के अंदर 23 पेयर प्रेजेंट है, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट विल बी पेयर्ड क्रोमोसोम। और ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। जैसे कि 2n, और n किसके लिए डिनोट करते हैं? हैप्लॉइड के लिए। 2n में जो डीएनए का कंटेंट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? 2n के अंदर डीएनए के कंटेंट को 2c बोलते हैं, और n के अंदर डीएनए के कंटेंट को c बोलते हैं। ठीक है जी, बाकी इस चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो और बातें समझ में आएंगी। अब ये पेयर्ड क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है सर, ये बताओ। तो अभी बताता हूँ। इसका मतलब, अगर आप मेरी बॉडी का कोई डिप्लॉइड सेल लोगे, बहुत सारे सेल हैं, स्किन का सेल डिप्लॉइड है, कोई भी ऑर्गन का सेल ले लो डिप्लॉइड है, मोस्टली बहुत सारे सेल्स डिप्लॉइड ही हैं। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये पेयर में प्रेजेंट है? तो इसको समझने की कोशिश करो बेटा। ये पेयर में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि हमारे पास सेम सेम टाइप के, ठीक है, हमारे पास सेम सेम टाइप के कितने क्रोमोसोम हैं? 2। सेम टाइप के मतलब एकदम दिखने में बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, भाई भाई। भाई भाई का मतलब क्या हुआ? कि टाइप ऑफ जीन दोनों पे सेम प्रेजेंट है, कि यहां पे अगर हाइट का जीन प्रेजेंट है तो यहां पे भी हाइट का जीन प्रेजेंट होगा। यहां पे स्किन कलर का जीन प्रेजेंट है तो दूसरे वाले पे भी इधर स्किन का प्रेजेंट होगा। यहां पे अगर मेरे हेयर कलर का प्रेजेंट है तो यहाँ पे हेयर कलर का होगा। यहाँ पे अगर मेरा कोई प्रोटीन बनाने वाला जीन है तो यहाँ पे भी प्रोटीन वाला जीन होगा। कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों पे टाइप्स ऑफ जीन सेम होंगे। मैंने क्या बोला? टाइप्स ऑफ जीन सेम होंगे। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि इस पे कैपिटल टी प्रेजेंट है तो हाइट को कंट्रोल करने वाला इस पे स्मॉल टी होगा, दूसरे वाले पे। ये जरूर हो सकता है। ठीक है, तो जब आप पी प्लांट लिखते थे उसमें लिखते थे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट किधर है सर? एक्चुअल में कैपिटल टी और स्मॉल टी है किधर? क्या ये सेम क्रोमोसोम पे दोनों प्रेजेंट है? आंसर इज नो।
एक कैपिटल टी एक क्रोमोसोम पे है और दूसरा स्मॉल टी दूसरे क्रोमोसोम पे। यही अगर वो कैपिटल टी होता तो इस पे भी कैपिटल टी था, दूसरे पे भी कैपिटल टी था। अब सर ये जो दूसरी आर्म है इस यहाँ पे क्या है, तो ध्यान से सुनना, अगर एक आर्म पे कैपिटल टी है तो दूसरी आर्म पे भी कैपिटल टी होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। एक आर्म पे स्मॉल टी है तो दूसरी आर्म पे भी स्मॉल टी होगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरी आर्म तो बनी इसकी कॉपी की वजह से है ना, तो इसका फोटोकॉपी किया गया तब ये आर्म बनी। तो ये दोनों तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होंगी एक दूसरे के, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में सिमिलर होंगे, याद रखना है, ठीक है। इस पे जो जीन प्रेजेंट है उस पे भी वही जीन, मतलब हाइट का। अब हाइट में अलग अलग टाइप की वेराइटी प्रेजेंट हो सकती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, समझ में आ गई मेरी बात, लेकिन है दोनों हाइट की, इसलिए इन दोनों क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस। मैं फिर से ड्रॉ करना चाहूंगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जरा समझो, मैं इसको हटा रहा हूं पूरे को, ठीक है। होमोलोगस, मेरे को जो कॉन्सेप्ट समझाना है वो ये है, कि लेट से ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो इस क्रोमोसोम को क्या नाम दे रहा हूं, एक्स, या इसको दे दो नंबर 1, इसको नाम दे दो नंबर 2, ठीक है। और ये वाली जो 1 की 2 आर्म्स है, इसमें से इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको मैं नाम दे रहा हूं बी मतलब ये वाला क्रोमैटिड, ए मतलब ये वाला क्रोमैटिड, राइट। इसको मैं नाम दे रहा हूं सी, इसको मैं नाम दे रहा हूं डी। अब रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में रिलेशनशिप बहुत यूज होंगे, तो ध्यान से सुनना। क्या 1 और 2 के बीच का कोई रिलेशनशिप है? यस। 1 और 2 आपस में कौन से क्रोमोसोम है, यहां लिख देता हूं। 1 और 2 जो क्रोमोसोम है, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर्स, होमोलोगस पेयर मतलब ये इसका भाई है भाई, यही वो जोड़ी है, जैसे कि मैं जूते खरीद के लाया तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं एक जोड़ी जूते खरीद के लाया, ठीक है, मतलब एक लेफ्ट पैर वाला है और एक राइट पैर वाला है। लेकिन क्या दोनों जूते का डिजाइन कलर वगैरह सेम है? बिल्कुल। लेकिन क्या दोनों जूते एक दूसरे के कॉपी पेस्ट हैं? आंसर इज नो। एक सीधे पैर का, एक उल्टे पैर का, कॉपी पेस्ट कैसे हो सकते हैं? यहां पे भी वही है कि दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। इस पे जो जीन्स प्रेजेंट है, डिजाइन जीन्स हैं, इस पे भी वही जीन है, ठीक है, इस पे भी वही जीन प्रेजेंट है, सेम टू सेम। लेकिन क्या जीन एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी पेस्ट जीन है? आंसर इज नो। इन दोनों पे वैरायटी हो सकती है। लेकिन अगर मैं क्रोमैटिड की बात करूं तो ए और बी आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? इन दोनों को मिला के बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनफैक्ट सी और डी भी चेक करो, सी और डी के बीच का रिलेशनशिप भी क्या होगा? सिस्टर क्रोमैटिड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिस्टर? क्योंकि ये सेम कमर से चिपके हुए हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्रोमैटिड जो सेम कमर से चिपके हों, सेम सेंट्रोमियर से चिपके हों, उनको सिस्टर बोलेंगे, ठीक है। ए और बी के बीच का रिलेशनशिप सिस्टर, सी और डी के बीच का रिलेशनशिप सिस्टर, क्योंकि कमर सेम है, ठीक है। लेकिन सर क्या यहां पर ए और सी के बीच का रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ? ए और सी के बीच का क्या सर यहां पर रिलेशनशिप हो सकता है? बी और सी के बीच का क्या सर रिलेशनशिप हो सकता है? बी और डी के बीच का, या रिलेशनशिप हो सकता है सर आपका किसका? ए और डी के बीच का। कहने का मतलब क्या है? इसका 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 मतलब आपके एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड का दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के बीच का कोई रिलेशनशिप हो सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है। इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उस रिलेशनशिप को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये रिलेशनशिप सबसे पहले समझो बेटा, मैंने बोला ये चैप्टर पढ़ाने का मेरा तरीका अलग है, लेकिन अगर आपने ये बात एकदम माइन्यूट लेवल पे जाके समझ ली, मजा आ जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ह्यूमन सेल के अंदर पेयर में प्रेजेंट है क्रोमोसोम, तो इसका मतलब 23 पेयर जोड़ीदार प्रेजेंट है, और इन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को आपस में क्या बोलते हैं? क्या रिलेशनशिप है इनका? होमोलोगस पेयर्स हैं ये, ठीक है। क्या होमोलोगस पेयर्स पे आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट है या सिमिलर जीन्स प्रेजेंट है? सिमिलर है, कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है। सिमिलर इसलिए है क्योंकि एक पे हाइट का तो दूसरे पे भी हाइट का, लेकिन वो हाइट की वैरायटी अलग अलग हो सकती है। हाइट कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली, एक डोमिनेंट एक के ऊपर और दूसरे पे रिसेसिव हो सकता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं क्रोमैटिड्स की, तो सेम सेंट्रोमियर से चिपके हुए दो क्रोमैटिड्स को सिस्टर बोलेंगे, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स के बीच के रिलेशनशिप को नॉन सिस्टर बोलेंगे, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के कॉपी पेस्ट होते हैं,
कॉपी पेस्ट क्यों? क्योंकि सिस्टर बना ही एक को कॉपी करके है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद है, ठीक है। जबकि नॉन सिस्टर के ऊपर जीन तो सेम होंगे लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। बेसिकली आपके वेराइटी आएगी जीन में, एक पे डोमिनेंट दूसरे पे रिसेसिव हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ए बी के बीच का रिलेशनशिप बताओ फटाफट। सिस्टर। सी डी के बीच का सिस्टर। बी और सी के बीच का नॉन सिस्टर। 1 और 2 क्रोमोसोम के बीच का होमोलोगस क्रोमोसोम या होमोलोगस पेयर। मेरे को जितनी बातें बतानी थी मैंने आपको बता दी। एक डिप्लॉइड सेल में डीएनए का कंटेंट कितना होता है? एक डिप्लॉइड सेल में डीएनए का कंटेंट होता है कितना? 2C, ठीक है, याद रखना है 2C, ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम बेटा किस पे? सेल साइकिल पे। सेल साइकिल मैंने फिर से बताया, ये वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो एक सेल परफॉर्म करेगा अगर उसको डिवाइड करना है तो, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लो फटाक से। डेफिनेशन बोल रहा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स, मतलब सेल अपना नंबर जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, ऑर्गेनल्स वगैरह का नंबर इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस ही बात है ना भाई, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो डबल होना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, तभी तो दोनों सेल्स में जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक ही सेल को माइटोकॉन्ड्रिया गया दूसरा सेल को मिला ही नहीं, मर जाएगा वो सेल तो बेचारा, इसलिए वो भी करना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली द सेल डिवाइड, उसके बाद एट लास्ट सेल डिवाइड करता है। तो पहले सेल के अंदर सारा तामझाम सारी प्रिपरेशन होगी, उसके बाद सेल डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम जाने वाला है, अभी आप देखोगे भी इस बात को, ठीक है। इनटू 2 डॉटर सेल एंड टर्म्ड एज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन आती है, तो सेल साइकिल की डेफिनेशन ये रही आपके सामने। उसके बाद कह रहा है ऑल दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एज पर योर असर्शन एंड रीजंस, या फिर वो करेक्ट वाले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। ये बोलता है कि सेल ग्रोथ होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली सेल ग्रो करता है। अपनी पूरी सेल साइकिल में आप किसी भी फेज में पिन पॉइंट करके देखोगे तो सेल ग्रो कर ही रहा है उस टाइम पे, ठीक है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सेल साइकिल सेल ग्रो हमेशा होता रहता है। और ये सेल ग्रोथ किस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म के इंक्रीज के बारे में, कि हम जितने भी फेजेस पढ़ेंगे उस सारे फेजेस में सेल का ग्रोथ हो ही रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ ही रहा है। तो सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऐड कर लो इसको। उसके बाद कह रहा है डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज। लेकिन जो डीएनए का डुप्लीकेशन है, डीएनए का सिंथेसिस है, वो एक ही फेज के दौरान होता है। वो कौन सा फेज है मैं आपको बताऊंगा। दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और ये जितने भी इवेंट आपने पढ़े कौन कौन से, जो कि आपके क्या हो गया, डीएनए का सिंथेसिस होना, ठीक है, सेल का डिवीजन, सेल का ग्रोथ, ये सब के सब जेनेटिक कंट्रोल में, मतलब आपके जीन्स कंट्रोल करते हैं इन सब चीज़ों को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आपके एनसीईआरटी में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है कि एक ह्यूमन सेल हर 24 घंटे में डिवाइड करता है, यीस्ट का सेल 90 मिनट्स में करता है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया जो कि हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई करता है। ये 12th क्लास में लिखा हुआ है, 11th में नहीं लिखा, बट यहीं पर इसको ऐड कर लो अपने नोट्स में। इसके बाद बेटा व्हाट इज अ सेल साइकिल? सेल साइकिल मतलब वो साइकिल जो एक सेल परफॉर्म करेगा। ये मत समझना कि सेल गोल गोल घूम रहा है, नहीं, सेल वही है। सेल के अंदर साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कि जब 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 सेल को डिवाइड करना है ये इवेंट्स करने पड़ेंगे सीक्वेंस में। और हमने पढ़ने के लिए क्या किया, एक इवेंट को दूसरे से अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअल सेल के अंदर ऐसा कोई क्लियर कट डिवीजन होता है? नहीं, वो हमने अपनी स्टडी के लिए क्या किया, डिवाइड कर दिया कि यहां से लेकर यहां तक एक चीज हो रही है तो हमने उसको एक फेज बोल दिया। तो अगर सेल को डिवाइड करना है तो कौन कौन से फेजेस उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे? तो G1, S, G2 फेज और M फेज। तो ये 4 फेज हैं सेल साइकिल के जो कि एक सेल को परफॉर्म करने पड़ते हैं। कौन कौन से? G1, S, G2 और M। इसका मतलब अगर सेल को डिवाइड करना है ना, तो एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो पहले सेल को प्रिपेयर करना पड़ता है। इस प्रिपरेशन वाले फेज को बोलते हैं बेटा इंटरफेज। क्या बोला जाता है इस प्रिपरेशन वाले फेज को? इंटरफेज, ठीक है, प्रिपरेशन। इस फेज में आप माइक्रोस्कोप में देखोगे भी तो न्यूक्लियस डिवाइड होता हुआ, सेल डिवाइड होता हुआ नहीं दिखेगा। इसीलिए इस फेज को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, रेस्टिंग फेज। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज? क्योंकि सेल डिवाइड होते हुए नहीं दिख रहा। लेकिन इसका मतलब गलती से भी आपने ये नहीं सोचना है कि सेल के अंदर रिएक्शंस नहीं हो रही है। सेल बहुत एक्टिव है इस टाइम पे, लेकिन आपको क्योंकि माइक्रोस्कोप में डिवाइड होता हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए इसका नाम रेस्टिंग फेज रख दिया। रेस्ट नहीं कर रहा है सेल इस फेज में, लेकिन इसका नाम है रेस्टिंग फेज, और याद रखना है इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो फेज दिखता है आपको, दैट इज एम फेज, विच इज द एक्चुअल सेल डिविजन फेज। एम फेज को डिविजन फेज भी बोलते हैं। एम जो है स्टैंड्स फॉर माइटोसिस ऑल्सो,
ठीक है। तो माइटोसिस मतलब एक सेल से दो सेल इसी फेज में बनेंगे, एम फेज में। तो इंटरफेज हो गया विच इज रेस्टिंग फेज, और एम फेज। इंटरफेज कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, थ्री फेजेस। थ्री फेजेस, टाइप्स नहीं, फेजेस, सीक्वेंस फेजेस। एक हो गया G1 फेज, एक हो गया S फेज, एक हो गया G2 फेज। इसका मतलब एक सेल ने सोचा कि भाई चलो आज डिवाइड करेंगे, तो पहले वो G1 फेज में जाएगा, फिर S फेज में, फिर G2 में, फिर M में। और M फेज में एक्चुअल में एक सेल से कितने सेल मिलेंगे आपको? दो। तो एक्चुअल डिवीजन तो M फेज में होने वाली है, इसीलिए इसके पहले जितने फेजेस हैं उसमें डिवाइड होता हुआ नहीं दिख रहा है सेल। लेकिन ज़्यादातर टाइम पीरियड, 95% ऑफ द टाइम पीरियड जो सेल लेता है प्रिपेयर करने में लेता है, मतलब इंटरफेज में। तो G1, S और G2 आर दी पार्ट ऑफ आपका कौन सा? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस विच इज रेस्टिंग फेज। एंड एम फेज में एक्चुअल में डिवीजन हो रही है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। ठीक है, डिवीजन हो रही है एम फेज के अंदर। और एम फेज में जो डिवीजन होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एम फेज में दो प्रकार की डिवीजन होगी। एक होगा एम फेज में कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, ये तो आप अमीबा की डिवीजन से छोटी क्लास से पढ़ते आए हो कि पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और उसके बाद बेटा कौन सा आएगा आपका? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बोले तो किस चीज़ का डिवीजन? साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो पहले आपको न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कि एक सेल का पहले क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस डिवाइड, फिर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और एक सेल से कितने सेल मिल जाएंगे आपको? दो सेल मिल जाएंगे, ऐसा कुछ। और ये एम फेज में आने वाला है पूरा का पूरा तामझाम। ठीक है, तो फिर सोचो, एक सेल ने सोचा कि चलो आज डिवाइड करते हैं भाई साहब। सबसे पहले कौन सा फेज जाएगा? G1, उसके बाद S, उसके बाद G2। क्या इन तीनों में से किसी फेज में माइक्रोस्कोप में सेल डिवाइड होता दिखेगा? नहीं। उसके बाद सेल कहाँ क्या करेगा? कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को मिला के एम फेज बोलते हैं, वो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, राइट। तो G1, S, G2, जिसमें से जो S फेज है बेटा, इसका नाम है सिंथेसिस फेज। क्यों रखा गया सिंथेसिस फेज? इसलिए रखा गया इसका नाम सिंथेसिस फेज क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, इसी में होता है बेटा। और इसी फेज में बेटा वो जादू हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन वाला, जिसके अंदर क्या होगा? एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर ये प्रेजेंट पेयर में क्रोमोजोम, ठीक है, ये एक पेयर ले लिया क्रोमोजोम का। आफ्टर एस फेज सेल कौन सा फेज गया? एस फेज। क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे? क्रोमोजोम विल बी आपका क्या हो जाएगा? क्रोमोजोम सेम रहेंगे लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। दोबारा सुनना मैंने क्या बोला। ये सेल पेयर थे, मतलब इसके अंदर जो क्रोमोजोम है सेल के अंदर पेयर में प्रेजेंट है, मतलब ये डिप्लॉइड सेल है। एस फेज के बाद भी क्या पेयर में है? यस। लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो गया? इसका डीएनए कंटेंट 2C था अगर, ठीक है, क्योंकि डिप्लॉइड सेल है, तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट 2C है या डबल हो गया? डीएनए कंटेंट डबल होके कितना हो गया? 4C हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड। तो अगर एक सेल है, ठीक है, जो एस फेज में नहीं गया है और वो डिप्लॉइड है, तो आफ्टर एस फेज क्या क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा या डीएनए कंटेंट बढ़ेगा कि दोनों बढ़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा सुनना। एस फेज के बाद क्या क्रोमोसोम नंबर बढ़ा कि उतना ही रहा? काउंट करो, अभी इसीलिए ऊपर वाली स्लाइड पढ़ाई, हाउ टू काउंट अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर काउंट करो, कमर देखो, तो कमर कितनी है? एक, दो, तो दो है क्रोमोसोम पेयर में। दूसरा एक, दो, यहां पे भी दो है क्रोमोसोम पेयर में, मतलब क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ा बट डीएनए कंटेंट बढ़ गया। ये जादू कैसे हुआ? ये समझने के लिए ही ऊपर वाला तामझाम बताया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाकर समझा होगा तो ये बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको कि यहां पर क्रोमोसोम नंबर तो डबल हुआ, सॉरी डीएनए कंटेंट तो डबल हुआ, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। हाउ? क्योंकि भाई यहां पर क्रोमैटिड्स बढ़ गए। यहाँ पे अगर मैं क्रोमैटिड की बात करूँ तो दो हैं क्रोमैटिड, और यहाँ पे क्रोमैटिड की बात करूँ तो आपके पास 4 क्रोमैटिड है टोटल। तो डीएनए कंटेंट बढ़ने का जो इम्पैक्ट पड़ा वो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स पे पड़ा, लेकिन क्योंकि सेंट्रोमियर उतने ही है तो क्रोमोसोम उतने ही काउंट होंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम आफ्टर एस फेज। इसको सिंथेसिस फेज। G1 फेज को गैप 1 फेज भी बोलते हैं, गैप 1, या इसको प्री सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, प्री सिंथेसिस, क्योंकि एस फेज से पहले आ रहा है। दूसरा G2 फेज को क्या बोलते हैं बेटा? गैप 2 फेज। इसमें क्या होगा वो मैं बताऊंगा। और इसको पोस्ट सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, पोस्ट सिंथेसिस, या फिर इसको एक और नाम देते हैं प्री एम फेज।
प्री डिवीजन फेज, क्योंकि डिवीजन फेज से पहले आ रहा है, बहुत आसान है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, तो उस अकॉर्डिंगली अपने आप भी आप दिमाग लगा सकते हो। दूसरी बात एकदम गौर से सुनना मेरी, किसी भी फेज में वो काम होता है बेटा जो अगले फेज की तैयारी कर रहा होता है। तो जीवन फेज के अंदर क्या होगा बेटा, सेल ग्रो करेगा, अच्छा खासा ग्रो करता है सेल, और सेल में वो प्रोटीन्स बनेंगे, वो एंजाइम्स बनेंगे जो जरूरी हैं किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। G2 फेज में क्या होगा, एम फेज में जितने प्रोटीन्स चाहिए, जैसे कि स्पिंडल फाइबर्स वगैरह, स्पिंडल फाइबर्स वो धागे होते हैं जो क्रोमोसोम को उखाड़ के एक दूसरे से अलग करते हैं ताकि डीएनए डिवाइड हो पाए। तो जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा वो उनके प्रोटीन्स आपके जीवन फेज में बनते, G2 फेज में बनते हैं। तो एम फेज में आपको जितने प्रोटीन्स चाहिए उनकी प्रिपरेशन कहाँ होगी, G2 में। एस फेज में जो प्रोटीन्स वगैरह चाहिए उसके लिए ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगा, जीवन में। और एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज पे इतने क्वेश्चन आते हैं कि क्या बताऊं, तो आपको बस ये वाला चार्ट याद रख लेना है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन का आंसर करना है फिर से नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आया। इनसिक्योरिटी रहती है ना थोड़ी सी, तो वो बहुत रहती है मेरे को कि मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। मेरा सवाल ये है कि एस फेज के बाद डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम डबल होता है, या दोनों डबल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मेरे को बतानी है, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, क्या चीज़ डबल हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, तो मेरे को भी संतुष्टि, मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी कि आप लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड। अब हम बेटा एक एक करके इन सारे फेजेस को खोलेंगे, तभी सेल साइकिल समझ में आएगा। तो सबसे पहले इंटरफेस को खोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज, लेकिन रेस्ट हो नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी। और इस फेज को कैसे बोल सकते हैं, इट इज़ द फेज बिटवीन टू एम फेज। बिल्कुल सही बात है कि सेल ने क्या किया, सेल ने एम फेज परफॉर्म किया, ठीक है, एम फेज परफॉर्म किया। अब सेल दोबारा घूम के आके जब एम फेज करेगा तो दो एम फेज के बीच का जितना भी आपका क्या होगा, इवेंट्स होंगे, उन्हीं को तो हम इंटरफेस बोलते हैं। इसी को तो बोल रहे हैं इंटरफेस। समझ में आ गई मेरी बात। उसके बाद मोस्ट एक्टिव फेज, सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज होता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी हलचल हो रही है यहाँ पे। आप रेस्टिंग फेज भी बोल दे रहे हो, वो इसलिए बोला क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है सेल, बट मोस्ट एक्टिव है। मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल। इसके लिए एनसीईआरटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखती है कि ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड, 24 घंटे लेता है डिवाइड होने में। मतलब मेरा एक सेल अगर आज अभी डिवाइड हुआ तो अब कल दोबारा इसी टाइम डिवाइड हो रहा है, लेट से, ठीक है। लेकिन क्या ये 24 घंटे, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये 24 घंटे लग रहे हैं डिवाइड होने में? नहीं, एक्चुअल में सेल को डिवाइड होने में, ठीक है, डिवाइड होने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगेगा। मतलब सेल डिवाइड होता हुआ मेरे को सिर्फ 1 घंटे में दिखेगा। बाकी 23 घंटे क्या कर रहा है सेल, इंटरफेज में है, प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड होने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल जो सेल डिवाइड करेगा वो 1 घंटे ही करेगा। ये एनसीईआरटी का फैक्ट उठाया मैंने, ठीक है, कि 24 में से सिर्फ 1 घंटा ही एम फेज होता है, बाकी तो इंटरफेज है, इसलिए 95% टाइम सेल प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर एम फेज। इंटरफेज में एम फेज कराने के लिए सेल प्रिपेयर कर रहा है। एंड अपीयर्स टू बी रेस्टिंग फेज, अपीयर्स टू बी, इट इज़ नॉट रेस्टिंग, बट ये जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा लगेगा सेल आराम कर रहा है। आराम नहीं कर रहा है भाई साहब, उसमें अंदर एकदम हलचल मची हुई है सेल के अंदर। बाकी तीनों फेजेस हो गए, G1, S, G2। G1 को कौन सा फेज बोलते हैं, गैप 1। G2 को क्या बोलते हैं, गैप 2। एस फेज को क्यों बोला जाता है एस फॉर सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ व्हाट, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होने वाला है, डीएनए कंटेंट 2C से बेटा कितना हो जाएगा, 4C। दिस इज डीएनए कंटेंट। लेकिन लेकिन क्रोमोसोम नंबर 2N का 2N ही रहेगा अगर ये डिप्लॉइड सेल था तो, ठीक है। अगर हैप्लॉइड था तो हैप्लॉइड ही रहेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इनकी थ्योरी के ऊपर, जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है सुंदर सुंदर सी थ्योरी, उसको हमने अरेंज कर लिया। अब उसको पढ़ लेते हैं एक बारी, ताकि हमारा कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, असर्शन, रीजन किसी भी प्रकार से गलत ना हो, हम अपनी तरफ से कमी ना छोड़ें। गैप 1 फेज को प्री डीएनए सिंथेसिस फेज या प्री सिंथेसिस फेज भी बोला जाएगा, या फर्स्ट गैप फेज भी बोला जाएगा, सेम बात है। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज, सबसे पहला फेज है गैप 1। G1 फेज कॉरस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस फेज, और माइटोसिस मतलब एम फेज। तो एम फेज और एस फेज के बीच का जो फेज है दैट इज G1। चेक करो, G1 फिर आता है ना एस, तो G1 फेज कौन से दो फेजेस के बीच में है, एम फेज और एस फेज, वही स्टेटमेंट में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो। क्या बोल रहा हूं कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल। आपको माइक्रोस्कोप में बेशक ही कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा ज्यादा, लेकिन सेल बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत हरकतें हो रही हैं उसके अंदर। दूसरा, ड्यूरिंग G1 मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल इंक्रीज इन
इंक्रीज इन सेल एंड सेल रैपिडली सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, वो कह रहा है ज्यादातर सेल ऑर्गेनल जो हैं वो अपने नंबर में इंक्रीज हो जाएंगी सेल के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है ऑर्गेनल्स कहाँ पे रेप्लिकेट करती हैं। एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा नहीं है ये पॉइंट, ये मैंने एडिशनल ऐड किया है आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो ऑर्गेनल्स है वो कहाँ पे रेप्लिकेट करती हैं, जीवन में ही करती हैं। मतलब ऑर्गेनल्स डबल हो जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि दोनों सेल को ऑर्गेनल्स भी तो बांटनी है भाई। ठीक है, और दूसरा आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा। क्यों बनेगा? ताकि आप अगले फेज की प्रिपरेशन कर पाओ, एस फेज की प्रिपरेशन में। ठीक है, यहाँ पे आरएनए बनता है और प्रोटीन बनता है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लास्ट टेक्स प्लेस इन द सेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतने प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं, प्रोटीन बनता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ठीक है सेल जो है वो ग्रो करता रहेगा, उसका साइटोप्लाज्म एंड सेल का साइज मैक्सिमम ग्रो करता है जीवन में। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मैंने अलग से ऐड करी है, एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है, बट ऐड कर लो। जीवन के अंदर सेल सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ सेल डिवीजन विच इज कॉल्ड एज व्हाट, एस फेज, सिंथेसिस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन फेज। रेप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए, आपके जो न्यूक्लियस में डीएनए उसका रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। बेटा डीएनए को क्रोमोसोम बनाने के लिए प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। याद करो बेटा, पैकेजिंग कहाँ पढ़ा है, वही न्यूक्लियस सेल। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाओ सेल वाली वीडियो लेक्चर्स खोल के वहाँ न्यूक्लियस पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा। हिस्टोन वो प्रोटीन्स होते हैं जिस पे डीएनए चिपकता है। ठीक है, तो आपको अगर क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनाना है, ठीक है सॉरी, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाना है, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, वो भी मैंने वहीं बताया। तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं और हिस्टोन प्रोटीन उसमें हेल्प करता है। तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एस फेज में। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए में अकर इन एनी स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, जो क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है, कुछ केसेस में डीएनए साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे कहाँ की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट आगे देख लेंगे। आगे बोल रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाता है, मतलब 2C से कितना हो जाएगा, 4C। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एट 2C, अगर आपने इनिशियल अमाउंट को 2C बोला तो इंक्रीज होकर ये कितना हो जाएगा, एस फेज के बाद 4C। हाउ एवर, अब एनसीईआरटी लेगा हाउ एवर। ठीक है, अब वो हाउ एवर का रीजन क्या है मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। सेल हैड डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1। अगर एस फेज से पहले G1 में 2n थे, तो इवन आफ्टर एस फेज G2 में भी कितने होंगे, क्रोमोसोम नंबर 2n। मतलब क्रोमोसोम नंबर तो 2n ही रहे, बट डीएनए कंटेंट डबल हो गया। ये जादू कैसे हुआ, क्योंकि क्रोमैटिड बढ़ गए, क्रोमैटिड बढ़ गए। कि आपके डीएनए रेप्लिकेशन से पहले अगर एक क्रोमोसोम विद 1 क्रोमैटिड था, तो आफ्टर एस फेज 1 क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड हो गया। This is how the DNA content doubles, but the chromosome remains the same, because how do you count the chromosome? By counting the centromere. क्रोमोसोम को कैसे काउंट किया जाता है, सेंट्रोमियर को काउंट करके। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो जरा, कह रहा है एस फेज मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। ठीक है, क्या बोला जाएगा कि क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन यहीं पे हो रहा है। कोई भी पूछेगा कि क्रोमोसोम के क्रोमैटिड डुप्लीकेट हो रहे हैं, डुप्लीकेट। ठीक है, डीएनए कंटेंट इन अ क्रोमोसोम बिकम्स डबल, एक क्रोमोसोम में डीएनए डबल हो जाएगा, वही मैं बता रहा हूँ। ये क्रोमोसोम था, ये भी एक क्रोमोसोम है, तो डीएनए डबल हो गया इसमें। ठीक है, इन अ एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, एक ऑर्गेनल है जिसको बोलते हैं हम क्या, सेंट्रियोल। यही है जो जिससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। यही वो ऑर्गेनल है बेटा जो ऑपोजिट पोल पे जाएगी और ऑपोजिट पोल पे जाने के बाद आपके स्पिंडल फाइबर बनाएगी और क्रोमोसोम को सेपरेट करने में मदद करती है। इसी से वो धागे निकलते हैं जो क्रोमोसोम को खींचेंगे ऑपोजिट पोल्स पे। ठीक है, जो क्रोमोसोम को खींचते हैं। तो दीज ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ये पूछा जाता है कि सेंट्रोमियर डबल कब हुआ, और सॉरी सेंट्रियोल डबल कब हुआ। दिस ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल, नॉट सेंट्रोमियर, गलती से बोला। ठीक है, सेंट्रियोल डबल कब हुआ, डुप्लीकेट कब हुआ, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ ड्यूरिंग एस फेज। तो एस फेज में अगर आप मेरी तरफ से दो बातें याद करना चाहो, तो पहली बात तो याद रखना डीएनए रेप्लिकेट होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात याद रखना सेंट्रियोल डिवाइड होता है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, याद रखना है।
नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया बेटा G2 फेज। G2 फेज आपका कौन सा आ जाएगा? थर्ड फेज। पहला पढ़ा G1, दूसरा पढ़ा S, तीसरा पढ़ा G2। G2 जो फेज है, दिस इज द सेकंड गैप फेज या गैप 2 पोस्ट डीएनए सिंथेसिस या प्री एम फेज, प्री माइटोसिस फेज, इनमें से कुछ भी कह लो। एक्चुअल प्रिपरेशन एंड फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एम फेज। फाइनल प्रिपरेशन और एम फेज के लिए एक्चुअल प्रिपरेशन यहीं पे होती है। क्या प्रिपरेशन चाहिए होगी? तो स्पिंडल फाइबर बनाने वाले ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, वो सारी चीज़ें। और जितने भी स्पेशल मटेरियल प्रोटीन्स वगैरह चाहिए एम फेज कराने के लिए, न्यूक्लियस को डिवाइड कराने के लिए, वो सारे के सारे यहीं पे बनेंगे। एंड सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस, और सेल ग्रोथ कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। वो तो सारे फेजेस में चल रही है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट का अमाउंट जो अंदर आपका फ्लूइड है उसका अमाउंट हमेशा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज G0 फेज। सर ये G0 फेज कहाँ है? तो G0 फेज एक बारी फिर से सेल साइकिल देखो, आपको समझ में आएगा। दिस इज द G0, ये रहा G0। G0 फेज क्या होता है? अब आप खुद सोचो, आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी में एक एक सेल हमेशा डिवाइड हो रहा है? क्या आपके लंग्स का सेल, लिवर का सेल, हार्ट का सेल अभी डिवाइड हो रहा है? क्या आपके हार्ट का सेल अभी डिवाइड हो रहा है? आंसर इज नो। तो जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सेल साइकिल से एग्जिट ले लेता है थोड़े टाइम के लिए। मतलब अभी उसको डिवाइड नहीं होना है, अभी नहीं डिवाइड होना है, इसका मतलब क्या इन फ्यूचर भी कभी डिवाइड नहीं होना है? आंसर इज नो। हो सकता है कभी इन फ्यूचर उसको डिवाइड होने की जरूरत पड़ जाए, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है? एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल से। उस एग्जिट फेज को क्या बोलते हैं? G0 फेज। इसको सेल साइकिल के सीक्वेंस में क्यों नहीं पढ़ा है सर आपने? क्योंकि ये सेल साइकिल का पार्ट ही नहीं है। अगर इस फेज में सेल जा चुका है तो इसका मतलब वो सेल साइकिल परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ऊपर वाले में से G1, S, G2 या M इनमें से किसी भी फेज में है सेल, तो वो सेल साइकिल में पार्ट ले रहा है। लेकिन G0 में जाने का मतलब है सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है। क्या इसका मतलब कभी डिवाइड नहीं करेगा? आंसर इज नो। फिर सेल के पास सिग्नल आएगा कि भाई साहब डिवाइड करो, तो सेल फिर से सेल साइकिल में आ जाएगा, G1 में आ जाएगा। तो सेल G0 से G1 में आ सकता है अगर उसको डिवाइड होना हो, और अगर अभी उसको डिवाइड नहीं होना है, काफ़ी हो गया, तो वापस से G0 में जा सकता है। तो ये लेना देना चलता रहता है, और ये सिग्नल्स आते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जेनेटिक कंट्रोल होता है इनका, हार्मोनल कंट्रोल होता है इनका, जिससे सेल या तो डिवाइड करना शुरू कर सकता है या डिवाइड करना बंद कर सकता है। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल करती है सेल को, कि कब सेल डिवाइड करे और कब सेल डिवाइड ना करे, ठीक है जी। आगे देखो, कह रहा है सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। एनिमल में बहुत सारे सेल दिखते हैं जो कि डिवाइड नहीं कर रहे हैं अभी, जैसे कि हार्ट का सेल, आपका कार्डियक मसल्स, ठीक है। मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली। बहुत सारे सेल्स हैं जो कि ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जब जरूरत पड़े तभी डिवाइड करते हैं। जैसे आपके स्किन का सेल, आपके हाथ पे जो स्किन है लेट से, वहाँ अभी सेल बिना बात के डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन लेट से मेरी स्किन पे चोट लग जाए और वो छिल जाए, तो क्या वो स्किन एकदम से डिवाइड होनी शुरू हो जाएगी? वहाँ पे नए सेल्स आने शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब जब तक वो डिवाइड नहीं कर रहे थे वो G0 में थे। जैसे ही मेरे चोट लगी, यहाँ पे सिग्नल आए, सिग्नल्स आने के बाद यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया? डिवीजन, और मेरी स्किन हील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एज नीड टू रिप्लेस एंड हैव बीन लॉस्ट। वो यही बोल रहा है कि नए सेल्स बनेंगे जब आपके पुराने सेल्स लॉस्ट हो जाएंगे, तब बनते हैं। जैसे कि इंजरी हो जाए या सेल डेथ हो जाए कहीं पे, तब ऐसा होगा। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट G1 फेज। तो इस G1 फेज को एग्जिट कर जाएंगे ये सेल जो अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बट जरूरत पड़ने पे कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है। और इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे एक। इस इनएक्टिव स्टेज को क्विसेंट स्टेज या G0 फेज भी बोला जाता है। तो G0 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विसेंट स्टेज। अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है, ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। लेकिन क्या सेल मर गया? सेल काम नहीं कर रहा है? कर रहा है। सेल डिवाइड नहीं कर रहा है मतलब वो बाकी लाइफ प्रोसेसेस नहीं कर रहा होगा क्या? कर रहा है वो। इसका मतलब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल केमिकल रिएक्शन कर रहा है, अभी भी जिंदा है सेल, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। अनलेस कॉल टू डू सो, जब तक उसको बोला ना जाए कि भाई डिवाइड करो। जैसे ही उसको बोला जाएगा वो G0 से वापस G1 में आ जाएगा। फिर अगर रुकना होगा तो वापस G0 में चला जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, रेगुलेशन तो ज़रूरी है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसा रिक्वायरमेंट चाहिए ऑर्गेनिज्म को, जब डिवाइड करना है तो ही होगा, जब डिवाइड नहीं करना है तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है, ऐसे ही एनिमल में भी होता है, ठीक है जी। G0। अब हम आ जाते हैं बेटा कौन से फेज पे? अब हम आ जाते हैं M फेज पे, ठीक है। कौन से फेज पे? M फेज, ठीक है। M फेज, वो नीचे आ चुका है M फेज, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। M फेज, एम फेज बोले तो कौन सा फेज? जिसमें डीएनए डिवाइड, जिसमें सेल एक्चुअल डिवाइड करेगा। एम फेज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा? 2 पार्ट्स में। तो एम फेज के कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक तो एम फेज के अंदर आता है कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, और एक आता है साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन,
ठीक है। कैरोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग एम फेज और माइटोसिस फेज, ठीक है, लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर इन 24 आवर ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ कि 24 घंटे में एक सेल डिवाइड कर रहा है, तो एम फेज सिर्फ एक ही घंटे का होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा था एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। तो एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस कौन से फेज में हो रही है, एम फेज में हो रही है। ठीक है, इससे पहले तो सिर्फ प्रिपरेशन चल रही थी, और वो प्रिपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, वो नहीं होती तो एम फेज भी नहीं होता। ठीक है, तो उसको हल्के में नहीं लेना है। इन द मोस्ट इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक पीरियड। ड्रामेटिक पीरियड मतलब पूरी सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक पीरियड कौन सा है, जिसमें क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, क्रोमोसोम आपस में एक पॉइंट पे आएंगे, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट दिखेगा आपको, माइक्रोस्कोप में देखने पे सबसे ज़्यादा ड्रामा जहां दिखेगा आपको, है ना, जिसके लिए टिकट खरीद के माइक्रोस्कोप खरीदा और माइक्रोस्कोप में सेल को देख रहे हो, तो ड्रामा देखना है तो एम फेज में ही दिखेगा आपको सारा ड्रामा। उससे पहले आपको ड्रामा नहीं दिखेगा, इसलिए उसको रेस्टिंग बोला जाता है। लेकिन सेल एक्चुअल में ड्रामा के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व्स मेजर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन मतलब क्रोमोसोम रीऑर्गेनाइज हो रहे होंगे, स्पिंडल फाइबर बन रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, सेल ग्रो तो कर ही रहा है। एंड वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, बाकी कंपोनेंट्स ऑफ सेल में भी आपको चेंजेस दिखेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप गायब होता हुआ दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कितना ब्यूटीफुल ये चीज़ हो रही है। ठीक है, जस्ट लाइक अ स्टोरी। उसके बाद क्या है, द एम फेज स्टार्ट विद अ न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। तो जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे, तभी तो न्यूक्लियस दो बनेंगे। ठीक है, एंड यूजुअली एंड्स by the cytoplasmic division which is cytokinesis. तो karyokinesis is the division of nucleus and cytokinesis is the division of cytoplasm. ये आपको बात याद रखनी है। बाकी बेटा एम फेज में एक्चुअल में सेल डिवीजन होती है। कौन से फेज में, एम फेज। तो जो सेल डिवीजन फेज है विच इज एम फेज, वो दो प्रकार का हो सकता है, जो कि हमारे आने वाले 2 चैप्टर्स रहेंगे। आने वाले 2 चैप्टर मतलब आने वाले 2 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वन इज माइटोसिस, वन इज मियोसिस। तो आपके पास 2 टाइप की सेल डिवीजन हो सकती हैं। ठीक है, एम फेज देखो इंटरफेस तो सेम ही रहेगा। कैसा, G1S G2 ये तो करेगा ही करेगा सेल परफॉर्म। उसके बाद माइटोसिस कर सकता है सेल या फिर मियोसिस कर सकता है। तो माइटोसिस करे चाहे मियोसिस करे, G1S G2 तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद माइटोसिस या फिर G1S G2 मियोसिस, ऐसा हो सकता है। अब इन दोनों में मैंने एक डिफरेंस लिख दिया ताकि आप इसको लिख लो एकदम बढ़िया से, गलती ना हो। डेफिनेशन, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन 2 आइडेंटिकल डॉटर क्रोमोसोम। अगर आपने कोई ऐसा डिवीजन कराया बेटा जिसमें डिवीजन के बाद आपको एक सेल से कितने सेल मिले, ध्यान सुनना, एक सेल से कितने सेल मिले, सीधा 2 सेल मिले, 2 सेल मिले, और प्लॉइडी सेम रही। प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। 2n था तो यहाँ पे भी जो डॉटर सेल होंगे उसमें 2n होगा क्रोमोसोम नंबर। ऐसे डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है। ठीक है, जबकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल मिलते हैं, अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, दूसरा, नंबर ऑफ डिवीजन कितनी होगी, कितनी बार डिवाइड हुआ सेल, एक बार ही डिवाइड हुआ। और इस डिवीजन को 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पी मैट से याद कर सकते हो, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये डिवीजन होने के लिए माइटोसिस को 4 फेजेस में डिवाइड किया जाएगा। अगली क्लास में और अच्छे से समझेंगे, अभी सिर्फ डिवीजन, सिर्फ डिफरेंस लिख लो। नंबर ऑफ डॉटर सेल कितने मिलते हैं, 2। क्रोमोसोम नंबर, द क्रोमोसोम नंबर सेम रहने वाला है। मतलब अगर आपका पेरेंट सेल डिप्लॉयड था तो आपका जो डॉटर सेल है वो भी डिप्लॉयड होगा। जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती है। मतलब जैसा पेरेंट सेल था बिल्कुल डॉटर सेल भी वैसा ही होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, कोई फर्क नहीं होने वाला है। क्रोमोसोम में कोई भी तोड़ फोड़, क्रोमोसोम आपस में कोई इंटरेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगा। पर्पस क्या है इसका, अगर आपको ग्रोथ करना है, रिपेयर करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसमें यूज होता है। मतलब हम सबकी लाइफ का सबसे पहला सेल बेटा, चाहे हम मल्टी सेलर हैं, आज आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे सेल्स एक्चुअल में एक ही सेल से आए हैं। बताओ अपनी लाइफ का पहला सेल, जाइगोट। चाहे यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म हो, इस अर्थ के ऊपर वो आए एक ही सेल से हैं। उनकी शुरुआत एक ही सेल से हुई है। आज आपकी बॉडी में जितने भी सेल हो, लेकिन आज आप इतने बड़े इंडिविजुअल बन गए सिर्फ एक सेल से। कौन सी डिवीजन हुई होगी, माइटोसिस। तो ग्रोथ के टाइम पे माइटोसिस होती है, क्योंकि सेम टाइप के सेल्स बनाने, प्लॉइडी चेंज नहीं करनी है।
ठीक है। उसके बाद अकर्स इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक मतलब नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी, आपका स्किन सेल, आपका लिवर, आपका किडनी, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं उनको सोमैटिक बोलते हैं, और जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं उनको सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स बोला जाता है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर मतलब क्रोमोसोम्स के बीच का कोई रिलेशनशिप होता है क्या क्रोमोसोम आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, अभी बताया, कोई वेरिएशन नहीं आती है तो देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर। बाकी क्रॉसिंग ओवर क्या होता है मियोसिस में अच्छे से समझेंगे, अभी बस याद रखो माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। बाकी व्हाट इज मियोसिस, मियोसिस में अगर आपने एक सेल लिया तो एक सेल से सीधा एंड में कितने सेल मिलेंगे, 4 सेल। एक सेल से कितने सेल मिलते हैं आपको सीधा, 4। मतलब सेल कितनी बारी डिवाइड हुआ बच्चे, 2 बार, एक बारी यहाँ पे डिवाइड हुआ फिर ये दोनों भी डिवाइड हो गए, तो एक सेल से फाइनली 4 सेल मिल गए आपको, ठीक है। और अगर इस पेरेंट सेल की प्लॉइडी 2n थी तो डॉटर सेल्स की प्लॉइडी n होगी, ठीक है। n मतलब प्लॉइडी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे वेरिएशन आती है, अंदर झांकेंगे जब मियोसिस में तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स है उनमें वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शनल। तो दोनों में से किसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, मियोसिस को। किसको इक्वेशनल बोलते हैं, माइटोसिस को। रिजल्टिंग इन नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, मतलब ये आपस में सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, मतलब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है। 2 डिविजन्स होती हैं यहाँ पे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। 4 डॉटर सेल्स बनते हैं बेटा एक सेल से, ऑब्वियस सी बात है। दिस इज मियोसिस 1, दिस इज मियोसिस 2, और जब दोनों हो जाएंगी तो एट दी एंड 4 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है, 2 होती हैं। उसके बाद डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब n। अगर आपने 2n लिया था तो यहाँ पे n बनेगा। जेनेटिक वेरिएशन अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होती है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होती है, वो भी देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ गैमीट बनाने में यूज होती है, मतलब आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल अगर डिप्लॉयड हैं तो आपकी बॉडी में जो गैमीट बन रहे होंगे वो n होंगे, ठीक है। जैसे कि ये मेल इंडिविजुअल है, ये फीमेल इंडिविजुअल है, मेल के भी मेजॉरिटी ऑफ सेल डिप्लॉयड, फीमेल की भी मेजॉरिटी ऑफ सेल डिप्लॉयड, लेकिन इन दोनों में जो गैमीट बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे, तभी तो ये मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करता है तो जाइगोट 2n बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये मैं जाइगोट हूँ तो मेरे फादर की साइड से सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए 23, मदर की साइड से 23 आए, तब भी मेरी बॉडी में 23 पेयर्स हैं आज। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इज जर्म सेल्स, जर्म सेल्स में होगा ये, सोमैटिक सेल्स में नहीं होता है। टेस्टिस और ओवरीज के अंदर जो सेल्स होते हैं, ह्यूमंस की बात कर रहा है, दैट इज जर्म सेल्स। उसके बाद अकस ड्यूरिंग प्रोफेज 1, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती है, बस इतना याद रखो प्रोफेज 1 में होती है, ये मैं आपको याद करवा दूंगा, अच्छे से रट जाएगा आपको बेसिकली, कब, जब मियोसिस पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, मतलब आज मेरे भाई बहन मुझसे अलग दिखते हैं, हम आपस में अलग है और मैं अपने पेरेंट से भी अलग हूँ, क्यों, आया तो उन्हीं से ही हूँ, और मेरे भाई बहन भी सेम पेरेंट से आए हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल, तो इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि मियोसिस हुई है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। समझ में आ गई मेरी बात, वेरी गुड। अब बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ आपको क्या दिए हैं, आपके एमसीक्यूज, अपनी प्रथा कंटिन्यू करते हुए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होता है, एस फेज। खुद से ट्राई करना पहले, फिर चेक करना ठीक है कि गलत है। द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। एस फेज के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, ठीक लिख रहा है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, गलत हो गया। अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेस, या अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूसेस टू हाफ, एक ही हो सकता है ए, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ 2C। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर इनिशियल अमाउंट 2C था तो इनमें से कौन से फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए 4C होगा, तो वो हर एक फेज जो एस फेज के बाद आएगा, क्योंकि एस फेज में तो 4C हुआ, तो एस फेज के बाद आने वाले हर फेज में 2C होगा। एस फेज के बाद कौन सा फेज आता है, G2 और M, तो उसमें डीएनए कंटेंट 4C होगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। G2 और M, डी हो गया। M फेज इन ह्यूमन लास्ट फॉर 1 आवर, ये बता चुका हूँ, हमारा 24 घंटे में सेल डिवाइड करता है। उसके बाद S फेज इज नॉट कैरेक्टराइज बाय, इसमें से क्या नहीं होता है एस फेज में, डीएनए ड्यूप्लीकेशन होता है। नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, सच बात है, ये भी होता है, क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज नहीं होता है। डीएनए रेप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन यूकैरियोटिक एनिमल, न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, गलत हो गया। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई करता है, न्यूक्लियस में नहीं होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, तो डी गलत हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती नहीं मिलती है जनरली बच्चों को, साइटोप्लाज्म होगा। उसके बाद द सेल विच डू नॉट एंटर्स डैश फेज, सेल विच डू नॉट डिवाइड एंटर्स डैश फेज, जी नॉट फेज, ठीक है। इफ अ सेल हैज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज, 2n का 2n ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं।
व्हाट अकर्स कंटिन्यूअसली व्हेन द सेल डिवाइड G1S और G2, इन तीनों फेज में क्या चीज़ कंटिन्यूअसली होती है, तो ग्रोथ ऑफ सेल कंटिन्यूअस है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा सेल डिवीजन का हमने जो चैप्टर है उसका सेल साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में माइटोसिस पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। इसको शेयर करो बेटा, मुझे बताओ अपने रिव्यूज़। अगली क्लास तक पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माइटोसिस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।